हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेट 2 का मॉडल सेट टर्म 2 के लिए है उसका फुल सॉल्यूशन हिंदी में लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अखिलेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं जैक अपडेट यूट्यूब चैनल। ऐसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं सेट 1 का ऑलरेडी दे चुका हूँ और जो ने सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो देख ले। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आपको वीडियो शो कर रहा होगा। तो देखिए सेट 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेट 2 में देखिए कितने सारे प्रश्न हैं जो कि हर एक सेट में रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में 35 मार्क टर्म 2 के लिए दिया जाएगा और समय रहेगा 1.5 घंटा। इसमें आपको 3 खंड में प्रश्न विभाजित मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 7 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 5 का उत्तर लिखना अनिवार्य है और सेक्शन बी में भी 7 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 5 का उत्तर लिखना अनिवार्य है और सेक्शन सी में 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 3 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। सेक्शन ए में 1 नंबर का प्रश्न है, सेक्शन बी में 3 नंबर का प्रश्न है, सेक्शन सी में 5 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए का। पहला क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं और जो मैं अभी आपको आंसर ये दिखा रहा हूँ ये सब आंसर पीडीएफ, इसका मतलब पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा और पासवर्ड आज के इसी वीडियो में कहीं भी कभी भी मैं बता सकता हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तभी आपको पासवर्ड मिलेगा और साथ ही सारा सेट का जो सॉल्यूशन है वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। तो इसका आंसर देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है अधिशोषण को परिभाषित कीजिए, यानी कि अधिशोषण के डिफिनेशन परिभाषा लिखना है कि अधिशोषण किसे कहते हैं। तो देखिए अधिशोषण कोलाइडी कणों में अन्य पदार्थों को आकर्षित करके अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करने के गुण को अधिशोषण कहते हैं। यह एक पृष्ठीय घटना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यौगिक दिया हुआ है, उसमें से ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको यौगिक दिया गया, इसमें से पीटी का जो है कि ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके। यहाँ पे देखिए पीटी हम लोग को निकालना है तो एक NH3 है, इसका जो 2 बार है तो यहाँ पे -2 ले लीजिए। आप लोग को जैसा कि पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल आपको दिखा दिया हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा या फिर आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, अच्छा से वो समझाया गया है, आप लोग देख लेंगे। और अगर वहाँ पे भी आपको नहीं पता चले तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा। तो देखिए इसका आंसर जो है कि x बराबर 4 आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं NH3 2 है, यहाँ पे -2 ले लिए क्योंकि इधर लिखना है तो -2। और क्लोरीन कितना है 1 है तो 1 और जो NO2 है वो भी 1 है तो 1 है। x -2 -1 -1 तो -2 -1 -1 ये सब कितना हो जाएगा, x -4 बराबर 0। अब जो x है सॉरी 4 है, इधर जो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में जाता है, x बराबर 4। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में भी यौगिक दिया हुआ है और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ और समझा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका यौगिक कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे प्रश्न में भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये यौगिक है इस प्रकार से, यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है और यहाँ पे आपका मीथेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहले कार्बन हम लोग देख लेंगे कि कार्बन इसमें कितना है। तो यहाँ से देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास OH कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे है, यानी कि इसको हम लोग हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो जो 4 नंबर पे है तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 4 हाइड्रोक्सी। अगर यहाँ पे कुछ और रहता, किसी और नंबर पे 5 पे रहता तो 5 पे लिखते, 6 पे रहता तो 6 पे OH। तो यहाँ पे 4 कार्बन पे है, 4 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ पे हम लोग 4 हाइड्रोक्सी लिख दिए। अब जो मिथाइल है वो कितने नंबर कार्बन पे है, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिथिल लिख दिए। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिख दिए बस, और कुछ नहीं, सॉरी हेक्सेनेल लिख दिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का।
एल्डोहेक्सेस का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि 1 नंबर का प्रश्न है तो आपसे एक ही उदाहरण मांगा गया। अगर 2 नंबर का प्रश्न रहता, सॉरी 3 नंबर का, तो 3 उदाहरण भी मांग सकता था। यहाँ पे देखिए 1 नंबर का प्रश्न है तो हम लोग डायरेक्ट केवल उदाहरण भी दे देंगे, ग्लूकोज C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का रासायनिक नाम होता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना करके दिखा दिया हूँ, CHO CH2OH फिर OH मतलब एक कैसे C6H12O6 है, इसका पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला नहीं गया था, पर मैं आपको बता दिया कि अगर कहीं पूछ ले तो आप बना लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के एकलक का नाम लिखे, जो कि हम लोग सेट 1 में भी देखे थे। एक लंबा सा प्रश्न था जिसमें कि प्राकृतिक रबर का डिफिनेशन उदाहरण से समझाना था, तो वहां पे मैंने लिखा आपको बताया था। तो इसका जो एकलक का नाम है आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबर का एकलक का नाम क्या होता है? आइसोप्रीन। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण दे। एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण मांग रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न है इसलिए 1, तो आप यहाँ पे देखिए पैरासीटामोल हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा। ये 2 मैंने आपको उदाहरण दे दिया है। अब देखिए सेक्शन ए खत्म हो गया, 7 प्रश्न दिए गए थे, मैंने आपको 7 का उत्तर बताया है, पर आपको 5 का ही उत्तर लिखना है। अब देखिए सेक्शन बी हम लोग देख लेते हैं। और अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम बहुत लगता है और मेहनत भी लगता है। और आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि और आगे इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहें। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। और आप लोग कमेंट भी कर ले कि सेट 3 आप लोग को कब तक चाहिए। मैं आप सभी को इस बार टारगेट दे रहा हूँ, सेट 3 के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो पे 50 लाइक अगर आ जाते हैं और 50 कमेंट, तो आपको सेट 3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वरना सेट 3 की अब देखिए जो मॉडल सेट पहले आया था शुरू तो उस समय सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, पर अब मार्केट में भी बहुत सारे बुक आ गए हैं सॉल्यूशन के, तो आप लोग बुक भी ले सकते हैं अगर आप लोग को चाहे तो। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे कि सर अब आंसर मत बताइए, क्योंकि अब बुक आ गया है तो अब हम लोग बुक से ही पढ़ लेते। अगर आप लोग को आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो फिर भी कमेंट कीजिए अब, और वीडियो को तो लाइक जरूर कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन बी हम लोग का आ गया, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर का प्रश्न है। सेक्शन बी में पूछा है अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में विभेद करें। यहाँ पे 3 छूट गया है, जो टाइप कर रहे होंगे ना क्वेश्चन उनसे, क्योंकि आप लोग जैसा कि ऐसा कोई भी प्रश्न 3 नंबर का रहता है उसमें आप लोग देखते हैं कि 3 विभेद यानी कि 3 अंतर लिखने के लिए बोला जाता है। जैसा कि मैं आपको एक यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए 12 नंबर में प्रश्न है ना, इसमें देखिए डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर लिखना है, तो यहाँ पे भी 3 ही होता, बट यहाँ पे छूट गया है, कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर, 3 नंबर का प्रश्न है इसलिए 3 ही आपको अंतर लिखना है। अभिक्रिया की कोटि एक तरफ लिख लिए और आणविकता लिख लिए। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, पहला अंतर अभिक्रिया की कोटि में, पर आणविकता शून्य नहीं हो सकता है। और अभिक्रिया की कोटि का दूसरा अंतर, अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है, पर आणविकता उसकी क्रिया विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। और जो थर्ड डिफरेंस होगा, अभिक्रिया की कोटि है जो भिन्न एवं ऋणात्मक हो सकती है, बट आणविकता के जो है आणविकता जो है, आणविकता सदैव पूर्णांक एवं धनात्मक होती है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द्रव रागी एवं द्रव विरागी सॉल्व क्या होते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि द्रव रागी क्या होता है, हम लोग तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी पढ़े हैं, एक क्या होता है द्रव रागी और द्रव विरागी। आप लोग टेंशन न ले, जो द्रव रागी है द्रव स्नेही है और द्रव विरागी द्रव विरोधी है, तो यही है इसका मतलब, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए द्रव विरोधी और द्रव स्नेही का परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, द्रव रागी, ये क्वेश्चन में आपको मैंने बता भी दिया। द्रव स्नेही, द्रव स्नेही का डिफिनेशन क्या होगा, ऐसे विलयन जिनके परिक्षेपित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम। अब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, देखिए परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, जैसे हम लोग चीनी और नमक को मिलाएं, ठीक, तो जो चीनी हो गया, कोई भी एक परिक्षेपित प्रवस्था हो जाएगा, और परिक्षेपण माने जिस चीज को हम लोग मिलाएंगे वो हो जाएगा परिक्षेप, जिस चीज में मिलाएंगे वो हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम। के बीच पर्याप्त आकर्षण बल कार्य करता है तथा वे एक दूसरे के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव स्नेही सॉल्ट कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। अब देखिए दूसरा क्या है, द्रव विरागी यानी कि द्रव विरोधी।
ऐसे विलयन जिनके परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम हो, तो मैं आपको बता ही दिया कि परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। परिक्षेपित प्रवस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच अत्यंत क्षीण आकर्षण होता है, यानी कि यहाँ पे आप प्रबल भी लिख सकते हैं और क्षीण के यहाँ पे दुर्बल भी हो सकता है। दुर्बल आकर्षण होता है तथा एक दूसरे के संपर्क में लाने से कोलाइडी विलयन नहीं बनता। देखिए द्रव स्नेही में बन जाता है क्योंकि वो स्नेह करता है और जो विरोध यानी कि इसका इनकार करता है इसको, तो इसमें विलयन नहीं बनता है। इसमें विशेष विधि द्वारा बनाया जाता है। इसका जो विलयन है इसको बनाने के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार के विलयन को द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब इसका जो उदाहरण है द्रव विरोधी का, गोल्ड हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा और भी बहुत सारे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आप 1 या 2 उदाहरण लिख देंगे तो चलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के लिए सूत्र लिखिए। यहाँ पे आपका IUPAC नेम दिया हुआ है पर इसका आपको सूत्र इस बार लिखना है। पिछले बार सेट 1 में क्या दिया हुआ था, सूत्र दिया हुआ था और आपका IUPAC नाम लिखना था, बट इसमें उल्टा करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब जो 3 है आपको तो पता होगा, सेट 1 में बताया था कि जो भी रोमन अंक में लिखा हो वो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका सूत्र का है। ये भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकलने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिर एक वीडियो मैं बना दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर, या फिर आपको यूट्यूब पे मैं बता ही दिया, अब बार बार क्या बोलना है एक ही बात को। तो देखिए टेट्राएमीन लिखा हुआ है, तो टेट्राएमीन हम लोग यानी कि जो टेट्रा मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो NH3 यानी एमीन को हम लोग 4 बार लेना है, तो NH3 4 हो गया। अब देखिए एक्वा क्लोराइड यानी कि एक्वा किसको बोलते हैं, H2O यानी जल को एक्वा बोलते हैं, तो H2O और क्लोराइड Cl। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोराइड कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट के लिए यहाँ पे CO और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोराइड, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद क्लोराइड। तो पहले हम लोग नामकरण कर लिए, अब इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद क्या कैसे आया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठा दिए, जो 2 है यहाँ पे बैठा दिए, तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकल पाता। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, इसी में टेट्रा कार्बोनिल निकेल। तो यहाँ पे देखिए और 0 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो टेट्रा कार्बन यानी कि कार्बो, CO यानी कार्बो जो है वो 4 है यानी टेट्रा है, और निकेल। तो ये तो सिंपल सा था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। अब देखिए अगला क्या है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलोटोक्रोमेट 3। अब देखिए पोटेशियम यानी कि K, तक K बाहर हो गया। अब इसके बाद क्या है, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, तो जो CaO4 है वो ऑक्जेलेटो का सूत्र होता है, और जो ट्राई यानी कि 3 को हम लोग ट्राई लिखते हैं, और जो Cr है इसका हम लोग क्या लिखते हैं, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 3 आया, तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो 3 है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए है। तो आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता होगा, मैं इसमें टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, निम्नलिखित को बताए गए क्रम में लिखे क्वथनांक के बढ़ते क्रम। यहाँ पे कुछ आपको फार्मूला दिए गए हैं, कुछ यौगिक दिए गए हैं, और उसका आपको क्वथनांक के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए C2H5OH इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दिया हूँ। C2H5OH का नाम होता है इथेनॉल, CH3,2NH का नाम होता है डाइमिथाइलेमाइन, और C2H5NH2 का नाम होता है इथाइल एमीन। अब देखिए इसको हम लोग क्वथनांक इन लोग का क्या कितना होता है, तो जो इथेनॉल का क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री होता है, और जो डाइमिथाइल एमीन का क्वथनांक होता है 7 डिग्री होता है, इथाइल एमीन का क्वथनांक होता है जो 16.6 डिग्री होता है। तो हम लोग का किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि आपको पता होगा बढ़ते क्रम में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले छोटा को लिखते हैं। तो छोटा हम लोग का क्या है, CH3,2NH, तो CH3,2NH, इसके बाद बढ़ते यहाँ पे चिन्ह दे दिए। अब इसके बाद 7 के बाद क्या है, सबसे 7 के बाद मतलब बड़ा क्या है, तो 78 भी है और 16 भी है, तो बट 78 सबसे बड़ा है, 7 के बाद पहले फिर बड़ा है 16.6 यानी कि C2H5NH2, और इसके बाद 78 है तो इसका लिख दिए। ये तो सिंपल सा था।
अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखे, यानी कि यहाँ पे भी आपको नाम दिया हुआ और इसमें विलेय कितना जल्दी कौन हो जाता है उसका नाम लिखना है। तो ये जो है प्रश्न है, प्रश्न में ही आपका उत्तर है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो लिखा गया है बढ़ते क्रम में, ये जैसा प्रश्न है वैसा ही आपको बढ़ते क्रम में भी लिखा जाएगा। यहाँ पे मैं देखिए लिखा हूँ, जो C6H5NH2 इसका नाम एनिलीन होगा, और जो C2H52NH होगा इसका तो नाम आपको पता ही होगा डाई इथाइल एमीन। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था डाई इथाइल एमीन, और C2H5NH2 इसके यहाँ पे इथाइल एमीन। तो देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है ना वैसे ही सेम टू सेम ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर लिखिए। आपको डीएनए एवं आरएनए में 3 अंतर लिखना है। तो देखिए डीएनए का अंतर क्या होगा, एक तरफ हम लोग डीएनए लिख लिए, पहले हम लोग लिखेंगे डीएनए एवं आरएनए में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ डीएनए एक तरफ आरएनए। अब देखिए डीएनए का जो फर्स्ट है क्या होगा, यह सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है। जो डीएनए है सामान्य जेनेटिक पदार्थ होता है, और जो आरएनए है यह वायरसों के जेनेटिक पदार्थ होते हैं। और डीएनए द्विहेलिक्स संरचना होती है। यहाँ पे द्वि लिखना था, द्वा लिखा गया, हर स्वीकार यहाँ पे होगा, आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए इसकी एकल हेलिक्स संरचना होती है। जो आरएनए है इसका एकल हेलिक्स संरचना होती है, और जो डीएनए है द्विहेलिक्स संरचना होती है। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जो आरएनए का है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। जो डीएनए में शर्करा कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, और आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। इस डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन क्षार होते हैं, और इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आरएनए में तो सब होता है, डाइनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, बट थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन के जगह यहाँ पे क्या होता है, यूरोसिल होता है, यूरेसिल। देखिए 5वां अंतर क्या है, मैं 5 को लिख दिया हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे 3 बताया गया था, बट 5 नंबर में भी यह प्रश्न कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने 5 अंतर लिख दिया है। यह केवल एक प्रकार का होता है और यह 3 प्रकार का होता है। ये बायोलॉजी में भी आ सकता है, क्योंकि देखिए बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में है ये। तो जो डीएनए है कि एक प्रकार का होता है, पर आरएनए 3 प्रकार का होता है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, 13 नंबर, उदाहरण सहित व्याख्या करें किसका, योगात्मक बहुकलन का और संघनन बहुकलन का। यहाँ पे देखिए योगात्मक बहुकलन, इसका डेफिनेशन पहले, जब एकलक अणु परस्पर योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बहुलक का इंग्लिश क्या होता है, पॉलीमर द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को योगात्मक बहुकलन कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, पॉलीथीन का बनना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पॉलीमराइजेशन कर रहा है एडिक्शन अभिक्रिया द्वारा, तो यहाँ पे देखिए पॉलीथीन बन गया। अब देखिए अगला क्या है, संघनन बहुकलन, जब एकलक अणु संयोग कर जब उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करने के साथ साथ कुछ छोटू अणुओं जैसे H2O यानी जल, NH3 यानी अमोनिया, HCl यानी आप लोग जानबे करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि का निष्कासन भी करते हैं, तो ऐसे बहुलकीकरण को संघनन बहुकलन कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए नायलॉन 6 और इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए बताया गया है। अब देखिए अगला क्या है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, टिप्पणी लिखे प्रति अम्ल और विसंक्रामक। ये हम लोग का क्वेश्चन सेट 1 में भी था। अगर आप लोग सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 देख लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ PDF का पासवर्ड है 1060। आप लोग क्योंकि कमेंट भी करते हैं PDF का पासवर्ड क्या है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, हम लोग का प्रति अम्ल और विसंक्रामक पर टिप्पणी हम लोग को करना था। तो यहाँ पे देखिए प्रति अम्ल पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि प्रति अम्ल सेट 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रति अम्ल का टिप्पणी। अब देखिए दूसरा है डेफिनेशन किसका, विसंक्रामक का। तो विसंक्रामक का देखिए डेफिनेशन क्या होगा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें संक्रामक एजेंटा जैसे जीवाणु, विषाणु आदि को मार दिया जाता है वो विसंक्रामक कहलाता है। अब देखिए सेक्शन A खत्म हो गया, सेक्शन B खत्म हो गया,
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप अब तक लाइक कर दें। अब देखिए सेक्शन सी क्या है। सेक्शन सी में आपको देखिए ए और बी के मध्य अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे ए और बी की अभिक्रिया दिया हुआ है और जो भी बन रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह खाली स्थान दिया गया है। तो आपको इसको सॉल्यूशन करके यहाँ पे भरना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग प्रश्न समझते हैं। ए बी अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, कोई उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ उत्पाद। अब देखिए प्रश्न क्या है, ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हम लोग आर बराबर क्या होता है फार्मूला, के इंटू ए, प्रथम के इंटू ए एक्स और बी वाई। तो अब देखिए ये फार्मूला होता है। तो हम लोग का जो प्रथम कोटि यानी कि ए के ऊपर ए के प्रति प्रथम कोटि का अभिक्रिया बन रहा है तो यहाँ पे एक लिख दिए, और बी के प्रति शून्य कोटि की अभिक्रिया बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग शून्य लिख दिए। तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह गया बी का। तो अब हम लोग को केवल क्या मिला, आर बराबर के इंटू ए। अब देखिए यही इसका पहले हम लोग मान निकालते हैं, के का पहले हम लोग मान निकालते हैं। तो देखिए आर बराबर के इंटू ए फर्स्ट प्रयोग से। तो देखिए फर्स्ट प्रयोग में आर बराबर क्या दिया हुआ है, जो इधर है आर है, ए है बी और ए है ए। तो देखिए आर बराबर इसमें क्या दिया हुआ है, 2.0 इंटू 10⁻²। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया मैं आर बराबर 2.0 इंटू 10⁻² लिख दिया। अब के हम लोग का दिया हुआ नहीं है, के ही हम लोग को तो निकालना है। अब देखिए ये हम लोग का क्या दिया हुआ फर्स्ट प्रयोग में 0.1, तो यहाँ पे 0.1 लिख दिए। अब 0.1 के हम लोग 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको देखिए समझाया, 0.1 है 0.1 हो जाएगा। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, और इसको हम लोग 10⁻1 भी लिख सकते हैं। तो 2.0 इंटू 10⁻1 बाई, यहाँ अगर के जो है यहाँ पे है तो ये जो गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको भागा में कर लिए 10⁻1 बराबर के। अब के बराबर ये भी ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर के है तो हम लोग सोच एकदम लिख दिए। के बराबर एकदम सिंपल था 2.0, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, बस के को इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया है। अब ये सब का सॉल्यूशन करने के बाद देखिए कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻1 आया। तो हम लोग क्या लिखे थे, 2 इंटू 10⁻1 को हम लोग 0.2 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम एक लिख दिए के बराबर। अब के का मान तो हम लोग का निकल गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं के का मान निकल गया। अब सेकेंड प्रयोग से अगला सेकेंड प्रयोग में के का मान रखने पर, तो देखिए सेकेंड प्रयोग में आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बट ए नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ए निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड प्रयोग में आर का मान हम लोग रख देते हैं, तो के का मान रख देते हैं। तो आर बराबर के इंटू ए, वही जो फार्मूला था हम लोग का स्टार्टिंग में, वही फार्मूला हम लोग बैठाएंगे। अब देखिए आर हम लोग का कितना दिया हुआ है प्रश्न में, आर है 4.0 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। के कितना अभी निकाले हैं 0.2, और ए हम लोग को निकालना है। तो जो 0.2 है इसको हम लोग 2 गुने 10⁻1 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। जो 2 है 0.2 है, इसका दशमलव खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे 1 बनेगा, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, तो 2/10 हो जाएगा। 2/10 को हम लोग 2 गुने 10⁻1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पे लिख दिए जो ए है इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो यहाँ पे ए को 0.2 जो है इधर गुना में है तो इधर भागा में आता है, यहाँ पे हम लोग भागा में कर दिया। 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 10⁻1। तो यहाँ पे हम इसको लिख दिए। अब बराबर ए था ये। अब देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुने 4.0 गुने 10⁻2 बटे 2 गुने 10⁻1 है। इसको हम लोग सॉल्यूशन किए हैं, और देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा तो 2 गुने 10⁻2 बटे 10⁻1। तो ये जो 10⁻1 है यहाँ पे जाएगा 10⁻1 ही बच जाएगा, 10⁻2 में घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2.0 इंटू 10⁻1, तो जो 2.0 इंटू यानी कि 2 ही रह गया है। 2.0 दशमलव के बाद 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 ही रह जाएगा। तो 2 गुने 10⁻1 बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, 0.2 के बदले 2 गुने 10⁻1 लिखे थे। तो बस वही से जो 2 गुने 10⁻1 बराबर 0.2 यहाँ भी हम लोग लिख दिए। अब देखिए प्रयोग, ये ए का मान यानी हमारा निकल गया। इसमें ए का मान क्या होगा,
0.2 यहाँ पे देखिए। अब देखिए सेकेंड प्रयोग का तो निकल गया। अब थर्ड प्रयोग में किस चीज का मान निकालना है, आर का मान निकालना है। देखिए थर्ड प्रयोग में हम लोग के का मान रखेंगे। थर्ड प्रयोग से आर बराबर के इंटू ए, आर हम लोग का दिया हुआ नहीं है, आर बराबर हम लोग आर ही लिखेंगे। अब के हम लोग निकाले हैं फर्स्ट बार ही 0.2 इंटू, अब ए का मान हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में थर्ड में 0.4, तो 0.4 लिख दिया। अब जो आर बराबर इसका गुना करने पर 0.08 आएगा, तो 0.08 को हम लोग 8 गुने 10 के पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो 8.0 गुने 10 के पावर -2 क्यों लिख दिए हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी फॉर्मेट में है, तो 4.0 इंटू 10 के पावर -2 इसके बाद सभी फॉर्मेट में जैसे लिखा गया वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे आप लोग 8 गुने 10 के पावर -2 भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे फॉर्मेट में सब में दशमलव के बाद 0 लगाया गया, तो हम लोग यहाँ भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला हम लोग का क्या बचा, लास्ट जो प्रयोग संख्या 4 बचा। 4 में हम लोग का क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए का निकालना है। तो देखिए हम लोग फिर इसमें के का मान रखेंगे, आर बराबर के इंटू ए, तो आर बराबर क्या दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 के पावर -2, तो 2.0 इंटू 10 के पावर -2 हो गया। अब के का मान हम लोग फर्स्ट बार ही शुरू में ही निकाले हैं कितना 0.2, अब ए का मान निकालना है, तो ए यहाँ पे रह गया। अब देखिए 0.2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो पता ही होगा आपको। तो वही सेम कुछ नहीं किया है, यहाँ पे कर दिए बराबर ए। अब जो ए है इसके बराबर है तो ए उल्टा लग रहा है, अच्छा नहीं दिखने में लग रहा है, तो हम लोग देखने के लिए यहाँ पे अच्छा कर दिए, ए बराबर 2.0 इंटू 10 के पावर -2 बाई 0.2। अब इसका सॉल्यूशन करने पर 1.0 इंटू 10 के पावर -1 आया। अब इसको गुना करने पर ये बराबर कितना आया 0.1, तो यहाँ पे हम लोग 0.1 लिख देंगे। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, और अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैक बोर्ड से जुड़ी कोई भी आपको लेटेस्ट अपडेट हो तो आप सभी को यहाँ पे जल्द ही मिल जाएगा। सबसे पहले मतलब जैक अपडेट यूट्यूब चैनल पे आपको जैक बोर्ड से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे आगे दिया जाता है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वो भी अच्छा हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पहले अपडेट दिया जाता है। कोई भी अपडेट आता है तो देखेंगे इम्पोर्टेंट अपडेट है तो आप सभी को टेलीग्राम पे पहले मैं सेंड करता हूं और इसके बाद वीडियो बनाता हूं। तो वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं कि टाइम लगभग आधा घंटा 1 घंटा जो भी वो लग जाता है। मतलब यूट्यूब पे 1 घंटा लेट अपडेट मिलेगा और टेलीग्राम पे पहले ही मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा रूटीन आया था, तो रूटीन में लगभग 10:30 बजे के लगभग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया, 11 सवा 11 बजे वीडियो मैंने यूट्यूब पे दिया था। तो जो टेलीग्राम में थे उनको तो मिल गया, पर इसलिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं @जैक अपडेट। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बहुलकों के एकलक का नाम लिखिए। आप लोग जो एकलक का नाम है इसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 5 नंबर में पूछ दिया, 3 नंबर में भी 3 का दे करके पूछ सकता है, 1 नंबर में भी 1 दे करके पूछ सकता है। एक पूछा भी था सेट 1 में। तो देखिए बुना एस का जो है कि क्या नाम होगा, बहुलक के एकलक का नाम क्या होगा बुना एस का। तो बुना एस का जो बहुलक के एकलक का नाम क्या होगा 1,3-ब्यूटाडाइन एस्टाइरिन। अगर आपको पॉलीमर यानी कि एकलक का नाम तो आपको बता दिया, पर संरचना अगर आपको बोले तो यहाँ पे मैंने साइड में संरचना है, आपको इसमें बोला नहीं है पर मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। जो 1,3-ब्यूटाडाइन का संरचना ये होगा और जो स्टाइरिन का संरचना ये होगा। पर आप लोग का यहाँ पे केवल नाम ही लिखना है, तो आप लोग नाम ही लिखिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर संरचना के साथ बोले तब भी आप लोग लिखिएगा, ये नहीं तो सिंपल सा केवल नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है हम लोग का बुना एन। तब बुना एस का 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया, तब बुना एन का भी 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल होगा बुना एन का। अब देखिए डेक्रॉन का क्या होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल टेरेफेलिक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस के बाद आप ये जरूर लिखिएगा, प्लस दे करके ही ऐसे लिखिएगा अगर एकलक का नाम पूछेगा तो, ठीक। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस दे करके एरो आपको इधर कर दिया है, यहाँ पे जगह नहीं बचा था इसलिए मैं यहाँ पे संरचना बना दिया था ना। अब देखिए अगला क्या है बैकेलाइट। तो बैकेलाइट का एकलक का नाम क्या होगा फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और यहाँ पे संरचना बनाया हुआ है। अब नियोप्रीन का क्या होगा एकलक का नाम क्लोरोप्रीन, जो आर ऊपर में मैं दिया, पी के बाद आर होगा और ENE क्लोरोप्रीन।
तो यहाँ पे खत्म हो गया 5 नंबर का प्रश्न। यानी कि एकलक का नाम अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप आराम से 5 नंबर ले सकते हैं एकलक का नाम याद करके। और जो ये वाला फार्मूला है, मतलब ये अभिक्रिया, ये भी अगर आप लोग बना लेते थे, ये भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। जिसको अगर सॉल्यूशन करने आता है वो कैलकुलेशन करने आता है, वो एकदम आराम से बना लेंगे। कोई भी इसमें कुछ ज्यादा ऐसी नहीं है फार्मूला वगैरह का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाए। तो ये ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया है, क्योंकि 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, तो मैं 2 का दे दिया हूँ सेक्शन सी में। अब देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, 18 नंबर जो है, 19 का भी मैंने नहीं दिया है, रिएक्शन बनाना है तो आप लोग बना लेंगे। अब इसमें जो टिप्पणी लिखना है, परिभाषा लिखना है ABZ अभिक्रिया का, एस्टरीकरण का और क्लीमेंसन अपचयन का, तो ये मैंने आपको लिख के दिया है। देखिए 18 का अ में क्या है, HBZ। तो HBZ के लिए देखिए, इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरस या आयोडीन उत्प्रेरक के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाने पर ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि जो अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग सूर्य के अगर प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरस या आयोडीन के उत्प्रेरक के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, HBZ अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए रिएक्शन भी मैंने कराया, जो ये है एसिटिक अम्ल है CH3COOH, और यहाँ पे देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ, फास्फोरस और आयोडीन के साथ। तो यहाँ पे देखिए CCl3COOH जो है ये ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और जो 3HCl कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे Cl2 है और CH3, जो ये Cl है ना, यहाँ पे आपको चल जाएगा। CH3 जो है H3 यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए Cl जो है, C को हम लोग यहाँ पे ले लिए, और जो H हटा, H को हम लोग यहाँ पे देखिए 3H बाहर निकल गया, और Cl भी यहाँ पे जो है ये भी बाहर निकल जाए। तो CCl3COOH प्लस 3HCl। अब देखिए B क्या है, B है एस्टरीकरण। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से होती है तो ईस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सांद्र सल्फ्यूरिक, जो CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल हम लोग पहले ही देख लिए हैं। अब जो ये जो CH3OH है क्या है, मेथिल एल्कोहल। आपको एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराना है तो हम लोग मेथिल एल्कोहल ले लिए। अब किसके सांद्र के साथ, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इसके साथ अभिक्रिया करा दिया तो हम लोग का एस्टर का निर्माण हो गया, और जो H2 है वो बाहर निकल गया अभिक्रिया। अब संतुलित अभिक्रिया हो गया। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन, तो देखिए क्लीमेंसन, जब एल्डिहाइड या कीटोन का Zn यानी कि जिंक, एथाइल एल्कोहल C2H5OH, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। CH3CHO क्या है, एल्डिहाइड है, और यहाँ पे देखिए Zn यानी कि जिंक के साथ, C2H5OH एथाइल एल्कोहल के साथ, और HCl कोई भी आप मिला लेंगे। यहाँ पे मैं तीनों डिफिनेशन में लिखा हूँ, इसलिए रिएक्शन में भी मैंने तीनों लिख दिया। और जो यहाँ पे लिखा गया है या, और इसके बाद इसका रिएक्शन करने के बाद हम लोग का जो क्या प्राप्त हो जाता है, अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। इसका जो रिएक्शन एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड को 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किसके उपस्थिति में, कीटोन या जिंक या एथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो ये हमको मिल जाता है। तो यही हो जाएगा अभिक्रिया, कौन सा, क्लीमेंसन अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के सारे प्रश्नों का हल कर लिए हैं। और सेट थ्योरी का अगर आप सभी को वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सेट थ्योरी के लिए आपको लाइक करना होगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे मॉडल सेट का आंसर तो मिलेगा ही, बट जैक बोर्ड से जुड़ी कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले और सबसे आगे बताया जाता है। और कमेंट भी आप लोग कर ले, तभी आपको वीडियो मिलेगा सेट 3 का। और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि केमिस्ट्री का सेट 2 का हिंदी मीडियम में फुल सॉल्यूशन वीडियो आ गया है।
अब देखिए सेट 3 के लिए आप लोग को लाइक टारगेट हमने बता ही दिया पहले ही कि 50 लाइक टारगेट होना चाहिए और कमेंट भी 50 होना चाहिए, तभी आपको सेट 3 का वीडियो मिलेगा। वरना मार्केट में भी बुक अवेलेबल हो गया है, आप लोग वहां से भी परचेज करके आंसर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।